Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बुक पैटर्न जो चेंज हुए हैं उसके रिगार्डिंग, और दूसरी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मैम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है. इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली मैंने कोई वीडियो अभी तक प्रोवाइड नहीं किया था. उसका रीज़न ये है कि मैंने भी ये चीज़ें की कि काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ने ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड करा था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना. मैंने उनकी वीडियोस नहीं देखी, बट हाँ थंबनेल देखा था तो मुझे इतना पता चल गया था कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी. बट अभी भी स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और जो भी आपके क्वेरीज हैं रिजल्ट से रिलेटेड उनको भी कोशिश करूंगी कि रिजॉल्व कर दूं. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके बुक के पैटर्न के बारे में. ठीक है, अब ये कौन सी बुक्स हैं, किसके लिए है, ये मैं आपको बता देती हूँ. तो ये स्पेसिफिकली एमकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, अब पैटर्न की अगर बात करी जाए तो पहले जो आपकी बुक्स आती थी, अगर मैं ओल्ड वर्जन की बात करूँ बुक्स की आपकी, तो उसमें क्या होता था, जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे MCO 1 है. ठीक है, अब क्या होता था, इसके डिफरेंट ब्लॉक्स हुआ करते थे. ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5 ब्लॉक है, तो आपका एक ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5. ठीक है, इन सब की अलग अलग बुक होती थी. ठीक, पहले ये था. लेकिन इस बार की अगर बात करूँ, न्यू वर्जन की बात करूँ, क्योंकि ये मुझे अभी पता चला है. ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेरी करते हैं इसके रिगार्डिंग कि मैम हमारी बुक्स पूरी नहीं आई हैं, क्या ये बुक्स पूरी हैं या नहीं है. तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि जिसको भी इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए. ठीक, तो यहाँ पर भी अगर हम कंसिडर करें आपका MCO 1, ठीक है, तो इस बार इंडिविजुअली आपको ब्लॉक्स नहीं मिले होंगे. इस बार मिला है होगा आपको वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 करके. ठीक है, अगर MCO 1 की बात करूँ तो MCO 1 में कोई भी वॉल्यूम है ही नहीं. एक्चुअली वो सिर्फ एक ही बुक दी है उन्होंने, उसी में ही ब्लॉक्स डिवाइड किए हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ. जैसे अगर यहाँ पे हम MCO 3 ले लें तो इसके लिए इन्होंने वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दिया हुआ है. ठीक है, और इसके अंदर फर्दर ब्लॉक्स में डिविजन किया हुआ है. ठीक है, तो ये थोड़ा पैटर्न आपका चेंज हुआ है. आई होप यहाँ पर आपका ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा कि मैम हमको पूरी बुक्स मिली है या नहीं मिली है. दूसरी चीज, अब आपका काम ये है कि यहाँ पे ये देखना कि वॉल्यूम 1 में इन्होंने कितने ब्लॉक्स दिए हैं. ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम 1 में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 हो. ठीक है, और आपके वॉल्यूम 2 में ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 हो, जिस तरीके से भी डिविजन हो. लेकिन आपको अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके मिली यहाँ पे बुक्स, तो बुक्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बुक की इमेजेस को ऐड कर दिया है ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू मिल जाए अपने सिलेबस का कि आपको क्या क्या टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ की आपके पास जो अभी मटेरियल आया आप उससे कंपेयर भी कर सकते हैं कि अभी कितना मटेरियल आना आपके पास बचा है. और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो मैं बोल रही हूँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ और किस तरीके से आपकी बुक में फर्दर ब्लॉक्स को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम MCO 1 की, डेट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर की. तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई भी वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने. ठीक है, इसका मतलब ये एक सिंगल बुक है जिसमें आपका पूरा सिलेबस इन्होंने ऐड कर दिया है. ठीक, देखिए सबसे पहले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, अंदर यहाँ पे डिविजन ब्लॉक में ही आपको मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड थर्ड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस. और ये तीनों यूनिट ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ. अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वीडियोस को, उनको जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक 2 की तरफ. ब्लॉक 2 है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पार्ट 1. यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग, परसेप्शन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज. ठीक है, आते हैं ब्लॉक 3 की तरफ.
ब्लॉक 3 है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पार्ट 2, जहां पर हम बात करेंगे पर्सनालिटी एंड इमोशंस की, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा जॉब डिजाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा ब्लॉक 4 ग्रुप बिहेवियर। अब यहाँ पर आपके टॉपिक्स हैं ग्रुप फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप एंड पावर एंड पॉलिटिक्स। और लास्ट ब्लॉक है इसमें आपका ब्लॉक 5, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो टोटल आपकी 20 यूनिट्स हैं, 5 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया है। कोई भी वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है स्पेसिफिक, एक ही बुक है जिसमें आपको सारे ब्लॉक्स मर्ज करके दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं MCO 3 की तरफ। अब आप कहेंगे मैम MCO 1 अभी डिस्कस किया लेकिन MCO 2 कहाँ है? तो MCO 2 है ही नहीं, MCO 2 नाम का कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है। MCO 1 के बाद सीधे MCO 3 ही दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये भी कंफ्यूजन हो कि हमारी MCO 1 की बुक आ गई बट MCO 2 की बुक नहीं आई, तो MCO 2 की बुक कभी भी नहीं आने वाली। ठीक है, अब इन्होंने किस लॉजिक से ये ऐसे दिया है मुझे भी नहीं पता है ये। ठीक, चलिए बात करते हैं MCO 3 की, डेट इज आपका रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा नया है आप लोग के लिए, मैंने ये बताया भी था जब मैंने ये स्टार्ट किया है MCO 3 आपका। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम 2। ठीक, अब इन्हीं दोनों वॉल्यूम्स में इन्होंने क्या किया है, फर्दर ब्लॉक्स में डिवीजन किया है। अब आप ये देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने बाइंडिंग की हुई है। ठीक है, तो सारे ब्लॉक्स को एक ही में मर्ज करने की कोशिश की है। ठीक, अब देख लेते हैं ब्लॉक वाइज। देखिए ब्लॉक 1 है हमारा रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। टॉपिक्स आपके हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च, रिसर्च प्लान, कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स। ये वाली यूनिट अभी हम कवर कर रहे हैं और कोशिश मेरी यही है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये यूनिट आपकी कवर हो जाए। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इसको बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा। द रीजन बीइंग कि स्टूडेंट्स को पहली बात तो पता नहीं होता है कि उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, और जब सब्जेक्ट नहीं पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें क्या टॉपिक्स हैं, क्या यूनिट्स को पढ़ना है, उनको नहीं पता होता है। ठीक है, और लास्ट मोमेंट में पैनिक करते हैं जब वो सिलेबस देखते हैं, जब वो स्टडी मटेरियल को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट ये भी दिखा दूं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि MCO 3 की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो काफी टॉपिक्स यहाँ पर आपको नए देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें हम MCO 1 की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सब टॉपिक्स आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 11th-12th में भी आपने बेस पढ़ा होगा, फिर आपने BCom में भी पढ़ा होगा, राइट? तो वहां से एक आपका बेस स्ट्रांग है। बट अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो कुछ हद तक आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर टॉपिक्स पढ़े हैं, बट बहुत सी चीजें यहाँ पर नई आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या क्या नए टॉपिक्स हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए नेक्स्ट है हमारी प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डायग्नोमेट्रिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, हिस्टोग्राम है आपका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर हम बात करते हैं मीन, मीडियन, मोड की, स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये टॉपिक्स भी आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है मेजर ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस भी आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन एंड सिंपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस और इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर तक यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा है, इन टॉपिक्स से आप थोड़ा बहुत फेमिलियर। मैं नहीं कहती कि बहुत ज्यादा डीप स्टडी की होगी या बहुत अच्छे से आता होगा, बट हाँ आपने इन टॉपिक्स के नाम जरूर सुन रखे होंगे, इस चीज के लिए मैं अश्योर कर सकती हूँ। ठीक, अब यहाँ से थोड़े से आपके टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रूल्स। तो प्रोबेबिलिटी तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रूल्स की बात करें, बेस थ्योरम की बात करें, तो आप लोग उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे शायद। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे अगर बात करी जाए, नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे टॉपिक्स अपने में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब अगर आप ये टॉपिक अपनी बुक में देखेंगे तो लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक अपना ओपिनियन है
कि अगर आप ये टॉपिक्स अपनी बुक में देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ था। ठीक, तो मेरी कोशिश ये है कि एटलीस्ट मैं जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं आपके MCO 3 में उनको ज़रूर से कवर कर दूँ। ठीक, यहाँ पर अगर बात करी जाए वर्ड हाइपोथेसिस की, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस वर्ड को सुना भी होगा, आपने हाइपोथेसिस के बारे में हो सकता है कुछ पढ़ा भी हो, और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं भी होते। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को, डिफिकल्ट यूनिट्स को यहाँ पर मैं कवर कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में हर बार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम ब्लॉक 5 की, जो कि लास्ट ब्लॉक है, इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिकल डेटा एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो टोटल आपके MCO 3 में 19 चैप्टर्स या 19 यूनिट्स है जिन्हें कवर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा MCO 4 बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप लोग को याद होगा, आप लोग ने IBO 1 में पढ़ा था इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी जहां पर हमने डिस्कस किया था माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैक्रो एनवायरनमेंट के जो आपके पार्ट्स है वो क्या क्या थे, अगर आप लोग को याद हो, जैसे आपका लीगल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट हो गया, राइट, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक, अब इन्हीं के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका वॉल्यूम नंबर 1 और ये है इसका वॉल्यूम नंबर 2। ठीक, अब इसके अंदर ब्लॉक्स किस तरीके से डिवाइड है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशो कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की बात करें तो ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो वहां से भी आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्लॉक 2 की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका लीगल एनवायरनमेंट। इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट लॉज 1 एंड पार्ट 2 एंड लेबर लेजिस्लेशन। अच्छा, मैं अगर इनकी बात करूँ ना, तो आप अपनी बुक में स्टडी मटेरियल देखिएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेंगे। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा वो मुझसे यही बोले कि मैम इनको कैसे स्टडी करें। तो देखिए, मुझे पता है कि ये देखने में बहुत ज़्यादा लेंदी लगते हैं, बट कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक 3 की, दैट इज आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड द रेगुलेशंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की, कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक 4, दैट इज आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा ब्लॉक नंबर 5, इंटरनेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो कि लास्ट ब्लॉक है। अब आपकी यूनिट 18 है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जाम पॉलिसी। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, आता ही आता है पेपर में। ठीक है, 19 की बात करें ग्लोबलाइजेशन, WTO, इसके बारे में ऑलरेडी हम IBO 1 में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आपको जब मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, WTO सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यूनिट 20 की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन, और लास्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टोटल यहाँ पर आपकी MCO 4 में 21 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MCO 5, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। तो अकाउंट्स भी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थ्योरी, ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकल है, यहाँ से प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, और अभी बात करूँ अगर MCO 3 की, वहाँ मैं आपको बताना भूल गई, वहाँ से भी आपको कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली टाइम सीरीज से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है वॉल्यूम 1 और आपका यहाँ पे वॉल्यूम 2। ठीक, सिलेबस देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में यहाँ पे है अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली यहाँ पर आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो एनालिसिस। फिर नेक्स्ट ब्लॉक में है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग, प्रिपरेशन रिव्यू ऑफ बजट्स एंड अप्रोचेस ऑफ बजटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, एक क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आना ही आना है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को जरूर से प्रिपेयर करिएगा। बाकी ब्लॉक्स को तो करना ही है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 4,
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस 1, वेरिएंस 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा होगा ऑलरेडी पहले अपने बीकॉम लेवल पर, राइट। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 5, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पढ़ेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस है आपका, रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एंड द रीसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। तो टोटल यहाँ पर आपके 19 चैप्टर्स है जो कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा MCO 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज बता दूं, MCO 6 और जो आपने IBO 2 पढ़ा था दैट इज आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, सिमिलर है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि चाहे आप MCO 6 पढ़ रहे हो चाहे आप IBO 2 पढ़ रहे हो, मार्केटिंग की डेफिनेशन दोनों जगह सेम होगी। STP पॉलिसी दैट इज आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग आपका सेम रहेगा। बायस बिहेवियर दोनों जगह सेम होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसा नहीं कि MCO 6 में चेंज हो जाएगी, IBO 2 में कुछ और होगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे। तो सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ। एग्जामिनेशन की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है और इग्नू ने बहुत साफ मेंशन किया है ये कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो MCO 6 से प्रिपेयर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी IBO 2 की वीडियोस हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक्स लगभग मैंने कवर करे हुए हैं। यहाँ पर आपको मैं कंटेंट भी दिखा देती हूँ कि किन किन यूनिट्स को आपको कवर करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है हमारा वॉल्यूम 1 और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वॉल्यूम 2, ठीक। अब कौन कौन से यूनिट्स है भी दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहला है हमारा ब्लॉक 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग इंट्रोडक्शन है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं IBO 2 में, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर हम ब्लॉक 2 की, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स एंड सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स। तो बायर बिहेवियर भी डिस्कस किया है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट पोजीशनिंग, ये भी हमने IBO 2 में बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक। नेक्स्ट बात करें हम ब्लॉक 3 की, प्रोडक्ट डिसीजन। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और उसके क्लासिफिकेशन बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं है, ठीक। तो हमको यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ना है। तो आप अपनी बुक से कंटेंट भी मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपके टॉपिक्स रह जाते हैं आप खुद से पढ़ लीजिएगा। किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग। इसके बाद है हमारा ब्लॉक 4, प्राइसिंग डिसीजंस। तो यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, ये भी हमने डिस्कस किया है। प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 5, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज के बारे में, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। अब मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं अपने IPO 5 से भी, ठीक है, तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लें अगर हम ब्लॉक 6 की, प्रमोशन डिसीजन एंड इमर्जिंग इश्यूज। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये भी टॉपिक हमने डिस्कस किया। पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ये हमने इतनी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके रेस्ट ओवर MCOs हैं उनके जो मेन टॉपिक्स उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो इन यूनिट्स को ज़रूर कवर कर दूंगी, ठीक है। और लास्ट है हमारा इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। तो टोटल यहाँ पर आपके 19 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक। अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका इजी है, स्कोरिंग भी है, और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे मार्केटिंग सब्जेक्ट की कि आप ओन लैंग्वेज में भी अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और आप टॉपिक के साथ उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में देखिए बुकिश लैंग्वेज तो हर कोई लिखता है, जो बुकिश लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स होते हैं हर कोई कोट करता ही करता है, बट अगर आप कुछ अलग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा MCO 7, दैट इज आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ें नई सीखेंगे, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इस सब्जेक्ट पे बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको भी वॉल्यूम 1 एंड आपका वॉल्यूम 2 इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक। टॉपिक्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले बात करें फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस की ब्लॉक 1 में,
तो यूनिट 1 है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन सिक्योरिटीज, रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से इस ब्लॉक से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, पक्का आना है। नेक्स्ट बात करें ब्लॉक 3 की, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर है आपका सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, लीज फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। अब यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, लीज फाइनेंसिंग है, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में आपके, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 4 फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो ये है आपकी यूनिट 13 लेवरेज, दैट इज ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड टोटल लेवरेज। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। और स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ तो यहाँ से आता है न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होते हैं। अगर 20 मार्क्स आ गया तो समझ लीजिए कि 20 नंबर आपके हाथ में है। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को पार्ट में दे दिया जाता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को पार्ट ए पार्ट बी करके डिवाइड कर दिया, तो हो सकता है कि एक पोर्शन आपका थ्योरी पूछ ले और दूसरे पोर्शन में आपसे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मिनिमम कह सकते हैं कि 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और इससे सिर्फ थ्योरी भी पूछ ली जाती है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो सुपर इम्पॉर्टेंट है आपका ये ब्लॉक और यूनिट 13, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम ब्लॉक नंबर 5 की, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर है आपका वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपकी 19 यूनिट्स हैं जो आपको MCO 7 में कवर करनी है, ठीक। यहाँ पर मैंने आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, क्या क्या यूनिट्स के यहाँ पर आपको पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफ़ी नए भी हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए MCO 6 से। इसकी वजह ये है, मैं यहाँ पर ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि MCO 1 के लिए अभी 4 ही यूनिट्स मैंने पढ़ाई वही कवर की हैं, MCO 3 हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अभी फुल फ्लेज जो कंटेंट है वो MCO 6 के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जितने भी आपके MCOs हैं उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है। किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करना है ये समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन है कि जो अभी हमारे रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं उसमें क्या मैम हमारे असाइनमेंट के मार्क्स भी एडेड हैं। तो द आंसर इज़ नो, सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी मार्क्स ही यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट मार्क्स यहाँ पर एडेड आपका नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपके असाइनमेंट में आपके थ्योरी में अगर 80 मार्क्स आए हैं तो ये 80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी के। अगर सिर्फ 40 भी आ गए हैं तो ये 40 मार्क्स भी सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी के ही हैं, असाइनमेंट के मार्क्स इसमें एडेड नहीं है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं मैम पास कितने मार्क्स पे है, फेल कितने मार्क्स पे है, ठीक है। तो पास 40 मार्क्स एग्जैक्ट 40, ठीक है, 41 नहीं 42 नहीं, एग्जैक्ट 40। और फेल आप ऑब्वियसली बात है 39 पे हो जाएंगे, ठीक। और इग्नू कोई भी ग्रेस मार्क्स मेरे हिसाब से तो नहीं देता है, ठीक। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके भी रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के अपडेट हुए हैं और भी स्टूडेंट्स के आगे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही स्टेटस उसमें अपडेटेड दिखाता है, जैसे अभी लास्ट 27 मई का दिखा रहा है, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट होता है तो मैं आप लोग को नोटिफाई कर दूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, ठीक। आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हुआ है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इग्नू स्क्वाड नाम है। जब आप इसको सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर लिख के आएगा इग्नू ई पाठशाला, ठीक है। इसमें 2K प्लस आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती है मैं यहाँ पर आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी मार्क्स हैं आपके और असाइनमेंट मार्क्स हैं, जिनके बेसिस पे आपको आगे टोटल मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अभी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है वो 100 मार्क्स का हुआ है, ठीक।
असाइनमेंट भी आपने टोटल 100 मार्क्स से प्रिपेयर किया। आपने देखा होगा असाइनमेंट के जहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके साथ उसमें मार्क्स भी अलॉटेड हैं कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। अब जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है इसको 70 में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आपकी जो थ्योरी के मार्क्स हैं उनको 70 में कन्वर्ट किया जाएगा और जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं इनको 30 में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इन दोनों को ऐड करके आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये आपका IBO 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके थ्योरी में मार्क्स लेट्स से 80 आए, ठीक, और आपको यहाँ पर असाइनमेंट में भी 80 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब इस 80 को क्या किया जाएगा, 70 में कन्वर्ट किया जाएगा। अब कैसे करा जाता है 70 में कन्वर्ट ये भी देख लीजिए, 80 × 70 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 56 इसमें से आउट ऑफ 70, ठीक। अब असाइनमेंट के मार्क्स 30 में कन्वर्ट करने हैं तो इसको 80 × 30/100 विच विल कम आउट टू बी 24 आउट ऑफ 30, ठीक। अब जो 56 है और जो आपका 24 है इसको क्या करा जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आउट ऑफ बन जाएंगे आपके 100। तो आप देख रहे होंगे यहाँ आ रहा है आपका 80 आउट ऑफ 100, तो टोटल आपके कितने बन गए IBO 1 में 80 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका अगर 70 होता तो ये हो जाता हमारा 70, तो ये हो जाते आपके कितना यहाँ पर 21, ये हो जाता है यहाँ पर आपका 21, ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते 77, ठीक। अब देखिए रिजल्ट है एक स्टूडेंट का जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये ग्रेड कार्ड में स्टेटस शो हो रहा है, स्टेटस अपडेट हो चुका है। अब ये ग्रेड कार्ड क्या है बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो बता दूं, जैसे आपके जब मार्क्स अपडेट हो जाते हैं चाहे वो आपके थ्योरी मार्क्स हो असाइनमेंट के मार्क्स हो तो यहाँ पर वो शो करने लग जाता है, ठीक है। और देख रहे हैं कि आप स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है। अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर नहीं दिए होंगे और आपके थ्योरी के मार्क्स यहाँ पर दिए हैं तो भी स्टेटस आपका नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक। तो परेशान नहीं होइएगा कि मैम मेरे यहाँ पर मार्क्स तो 40+ हैं बट फिर भी नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए या फिर आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो 40 से कम है, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि असाइनमेंट में एंड थ्योरी में इंडिविजुअली 40 होने चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट में मिनिमम 40 आना चाहिए, थ्योरी में भी मिनिमम आपके 40 मार्क्स होने चाहिए, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे असाइनमेंट मार्क्स नहीं अपडेटेड है और आपका थ्योरी पेपर क्लियर है तो भी यहाँ नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा, और अगर आपके यहाँ पे असाइनमेंट मार्क्स अपडेटेड हैं लेकिन थ्योरी मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो भी नॉट कंप्लीटेड दिखाएगा। और अगर थ्योरी मार्क्स यहाँ पर आपके अपडेटेड हैं बट वो 40 से कम है मतलब आपकी बैक आ गई है तो यहाँ पर स्टेटस नॉट कंप्लीटेड आपका शो करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस ग्रेड कार्ड को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो आप सिंपली गूगल करिए इग्नू ग्रेड कार्ड, ठीक। तो जो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट शो होता है आप उस पर क्लिक करिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में दिया होगा अदर प्रोग्राम्स, ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा। MCOM के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, सबमिट करिए। अगर आपका ग्रेड कार्ड प्रिपेयर हो गया होगा तो वहाँ पे वो आपको शो करेगा, वरना फिर ये भी मैसेज दिखा सकता है कि ये वैलिड नहीं है एनरोलमेंट नंबर या फिर अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इन मार्क्स के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट होना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया ही था। तो जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं इनको तो हम 30 में कन्वर्ट करेंगे और जो आपके थ्योरी के मार्क्स हैं इनको हम 70 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 21.6, ठीक, और यहाँ पर हम करेंगे इसको किसमें 70 में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 44.1, ठीक है। तो अगर हम टोटल मार्क्स यहाँ पर इसके निकालें तो ये आपके आ जाते हैं 65.7,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनके 63 आए थे, बट असाइनमेंट से बढ़कर मार्क्स इतने हो गए, आपके 65.7 हो गए। तो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। कोशिश यही करा करिए कि असाइनमेंट्स को आप अच्छे से बनाएं और 75+ एटलीस्ट रहें, ताकि अगर आपके टर्म एंड एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते तो आप वहां से उसको कवर कर सके अपने असाइनमेंट मार्क्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट कर लें IBO 3 के, ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं IBO 3 के यहाँ क्यों कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे, 68 × 30/100 विच विल कम आउट टू 20.4, और यहाँ पर करेंगे 72 × 70/100 विच विल कम आउट टू बी 50.4। ठीक, अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे 50.4 प्लस 20.4, ये आपका आएगा टोटल 70.8। अब यहाँ पर कितने मार्क्स थे इनके, 72 थे। ठीक है, तो कई बार मार्क्स आपके कम भी हो जाते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स इंक्रीज ही करेंगे, कई बार आपके मार्क्स कम भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला असाइनमेंट में मार्क्स ज़्यादा खींचने की कोशिश करिएगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो मार्क्स है वो कांस्टेंट ही रहे, उसमें कोई ज़्यादा आपको चेंज ना दिखे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे IBO 6 के मार्क्स, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें 67 × 30/100, तो दिस विल कम आउट टू 20.1। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर हम 70 में कन्वर्ट करें तो ये आपका आ जाएगा 45.5। ठीक है, मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस भी कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं तो इनको कंसिडर किया जाता है। वो बात अलग है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट बनता है तो उस टाइम पर राउंड ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसी तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करा जाए तो इट विल बी 20.1 प्लस 45.5, दिस विल कम आउट टू बी 65.6, और यहाँ पर कितना है 65। तो बहुत ज़्यादा देखिए वेरिएशन नहीं आया। ठीक है, तो आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं आपके रिजल्ट पे, लेकिन हाँ, अगर आपने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा जाएगा ही जाएगा, अच्छा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ टर्म एंड के एग्जामिनेशन के मार्क्स की, जो ये मार्क्स दिए हैं, तो अगर हम इसको सिर्फ कैलकुलेट करते हैं तो इनका परसेंटेज बन रहा है 64%। ठीक, लेकिन अगर हम ये पूरा कंसिडर करें, मतलब इसको 30 में कन्वर्ट किया, इसको 70 में कन्वर्ट किया, उसके बाद अगर हम रिजल्ट निकालें तो ये रिजल्ट इनका बन के आता है 66.55%। ठीक है, तो आप वेरिएशन देख सकते हैं, ये रिजल्ट में वेरिएशन दिख रहा है। तो सबसे पहले अपने असाइनमेंट्स पे ध्यान दीजिए। असाइनमेंट जो सबमिशन डेट है उसको ध्यान रख के असाइनमेंट्स को अपने प्रिपेयर करिए। अगर आप लास्ट मोमेंट असाइनमेंट लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके असाइनमेंट की जो क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और मैंने आपसे यही बोला कि असाइनमेंट्स अच्छे लिखेंगे तो 75+ मिल जाएगा बहुत आराम से। इवन मैंने खुद भी असाइनमेंट्स जो लिखे हैं मुझे 85+ भी 90, काफ़ी स्टूडेंट्स को तो 90 मार्क्स भी मिले असाइनमेंट से। इवन अगर थ्योरी पोर्शन की बात करूँ, थ्योरी पेपर्स की बात करूँ, तो बहुत स्टूडेंट्स के 95, 90 इस तरीके से भी मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि इग्नू मार्क्स नहीं देता है, इग्नू फेल कर देता है, तो ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को सीरियस लिया है, उसी हिसाब से आगे आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपने असाइनमेंट मेहनत करी है, वो मेहनत दिख रही है एग्जामिनर को, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे। सिमिलरली गोज विद योर थ्योरी पेपर्स। थ्योरी पेपर्स में मैंने देखा है स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर मार्जिन लाइन बनाएंगे, और मतलब बहुत हैरानी होती है मुझे आंसर शीट देख के। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट है, तो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते थे, यहाँ पे लिखा, एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ लिखा। तो मुझे नहीं लगता कि पीजी लेवल पर आपको इस तरीके से आंसर्स अपने प्रेजेंट करने चाहिए। एग्जामिनर के ऊपर कैसा अफेक्ट जाता है आपका, और उसके बाद मार्क्स, ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ सकते हो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपने आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए और एटलीस्ट आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाइए। इस तरीके से मेरे ख्याल से कोई भी पीजी लेवल पर, आपने अपने शायद ग्रेजुएशन लेवल पर भी ऐसे आंसर्स नहीं लिखे होंगे। और मैंने कई बार मना किया है कि साइड में दूसरी साइड मार्जिन लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है।
गैप मत छोड़िए, जैसे प्रॉपर आप लिखते हैं वैसे लिखिए। ये बहुत ही मतलब चाइल्डिश लगता है कि हमने एक एक लाइन छोड़ के आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। आई होप आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे। जिन्होंने ये गलती कर दी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास इसको सुधारने का मौका है तो प्लीज़ इसको ज़रूर से सुधार ली, ताकि आपके फर्दर मार्क्स इसकी वजह से अफेक्ट ना हो, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। आई होप आप लोग ने देख ही लिया होगा, मैंने ये नोटिस शेयर भी करी थी टेलीग्राम चैनल पर, दैट इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जेम्पशन कैटेगरी, जो भी स्टूडेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया था पिछली बार एग्जाम देने के लिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए यहाँ पर आया है एक नोटिस, और मैंने ये चीज़ शेयर भी करी थी। बता देती हूँ कि एग्जैक्टली नोटिस है क्या, मैं एमकॉम के लिए स्पेसिफिकली बता देती हूँ। देखिए इन्होंने आपके नोटिस में क्या लिखा है, एकदम क्लियर, दैट फर्स्ट ईयर इन जुलाई 2019 session and enrollment starts with 19। ठीक है, तो सिंपली कहना मतलब ये है कि जो आपके जुलाई सेशन के स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने फीस भी पे करी थी एग्जाम्स की, बट उनको प्रमोट कर दिया गया था, तो उनकी फीस को यहाँ पर एडजस्ट करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम आपका दिया हुआ है कोर्सेज फॉर एग्जेम्पशन, तो यहाँ पर सिंपली लिखा है दैट फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है ये मैं आपको बता देती हूँ। एमकॉम, MEG, MAH, MSO, MAP, MAPC, MEC, MPA, ठीक है। तो काफ़ी कोर्सेज हैं यहाँ पर। सिंपली आप एमकॉम के स्टूडेंट के मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर यही बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स जुलाई में एनरोल हुए थे उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया जाता है कि उन्होंने अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है और उसकी फ़ीस पे कर दी थी, तो आपको दोबारा अब फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है अपने सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के लिए। आपने जो फीस पे करी थी उसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस के नीचे उन्होंने साफ मेंशन किया है दैट इन केस द स्टूडेंट्स ऑफ अबव मेंशन प्रोग्राम्स हैड सबमिटेड द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर अपीयरेंस इन दीज कोर्सेज इन जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन फी पेड बाय देम विल बी एडजस्टेड, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है दैट इट विल बी एडजस्टेड in second year term and examination or third year term and examination or next semester term and examination in June 2021 and onwards, ठीक है। तो आपका जो भी सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होना है उसमें ये फीस आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। While filling up the examination form for June 2021 or onwards term and examination, the fee paid by the students in June 2020 term and examination will be adjusted accordingly, तो उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक। तो ये नोटिस मैंने टेलीग्राम पर शेयर करी थी, एक बार और बता देती हूँ। इग्नू स्क्वाड नाम है, जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिए। सारी नोटिस, सारे नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से जो भी आते हैं मैं यहाँ पर नोटिफाई कर देती हूँ, ठीक है। और अगर आप में से कोई डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बात करना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, इग्नू ई पाठशाला, ठीक है, आप फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, ठीक। आई होप जितना भी कंफ्यूजन था आप लोगों के बीच में वो क्लियर हो गया होगा कि किसको यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस पे करनी है, किसको नहीं करनी है, किसकी फीस एडजस्ट होगी, किसकी फीस यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगी, ठीक। सेकेंडली हम लोगों के यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि आपके बुक का पैटर्न अब क्या है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 ऐसे बुक्स अब नहीं आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 के थ्रू आ रही हैं, और उसके अंदर आपके ब्लॉक्स फर्दर डिवाइडेड हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि किस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है, और आपने खुद भी ये देखा कि असाइनमेंट्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवरऑल परसेंटेज पे, ठीक है। तो ध्यान ज़रूर रखिएगा जो भी मैंने आपसे चीज़ें कही हैं, ठीक। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपनी MCO 3 की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली बात है आपके पीर ग्रुप में आपके फ्रेंड्स को भी कन्फ्यूजन होगा ही होगा, तो उनके कन्फ्यूजन को भी आप
दूर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।